रिसेंटली हाई प्रोफाइल डिवोर्स की केसेस काफी बढ़ रही है और इसमें से कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहां पर इंडिया के डिवोर्स लॉज का फायदा लिया जा रहा है। देखिए, किस्मत की बात है। कुछ लोगों की शादियां सुर्खियों में होती है, जैसे कि ये अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी, जिसमें 1200 करोड़ रुपए का खर्चा आया और उसमें दिलजीत दोसांझ ने भी काफी अच्छा डांस किया और फिर दिन रात मीडिया वालों ने इसे टीवी पर चलाया। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों की शादियां नहीं बल्कि डिवोर्स सुर्खियों में होते हैं, जैसे कि अभी कुछ ही टाइम पहले जेफ बेजोस का डिवोर्स, 2023 में हकीमी का डिवोर्स, जहां पर यह पता चला कि हकीमी ने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी मां के नाम कर दी थी और खुद के नाम पर कुछ भी नहीं रखा था। और अब 2024 की हाई प्रोफाइल डिवोर्स केसेस में एक और बड़ा नाम जुड़ गया है, वो है हार्दिक पांड्या और उनकी वाइफ नताशा स्टैंकोविच का। अब ये जो न्यूज है ये सिर्फ डिवोर्स की वजह से चर्चा में नहीं है, ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि हार्दिक पांड्या को इस केस में अपनी 70% नेटवर्थ अपनी वाइफ को देनी पड़ सकती है। अब दोनों पार्टीज की तरफ से अभी तक कोई कंफर्मेशन इस पर नहीं आया है, दोनों ने भी चुप्पी साधी है, लेकिन क्योंकि हमारा फाइनेंशियल चैनल है तो हमें उनकी प्राइवेट लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, हमें लेना देना है फाइनेंस से। क्योंकि डिवोर्स के केस में हम सबको ये जानना जरूरी है कि नेटवर्थ का कितना हिस्सा डिवाइड होता है और उसका फाइनेंशियल प्लानिंग पर कितना गहरा असर पड़ता है। और इसी टॉपिक पर काफी सारे मिसकंसेप्शंस भी मार्केट में हैं, जिसे आज हम कंप्लीटली क्लियर करने वाले हैं। तो शादी करने से पहले आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है ताकि डिवोर्स के केस में आप कंप्लीटली कंगाल ना बन जाओ। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आज मैं डिस्कस करने वाला हूं, तो ध्यान से सुनिए। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। सबसे पहले हकीमी के केस के बारे में बात करते हैं। जिन्हें नहीं पता वो जरूर सुन लीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 2023 में हकीमी का डिवोर्स हो जाता है। हकीमी कौन है? तो मोरक्को का एक बहुत ही फेमस फुटबॉलर है। उसकी शादी हुई थी स्पेनिश एक्ट्रेस हिबा के साथ, लेकिन 2023 में उनका डिवोर्स हो गया। अब कई बार आपको डिवोर्स सेटलमेंट में 50% तक देना पड़ता है। कई बार आप थोड़ा बहुत निगोशिएट कर सकते हैं, जैसे जेफ बेजोस ने किया था। और यहाँ पर हकीमी की केस हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अजीब भी है। जब हकीमी के डिवोर्स की सेटलमेंट शुरू होती है तब ये पता चलता है कि हकीमी के पास कुछ भी नहीं है, हकीमी बिल्कुल एक कंगाल आदमी है। फिर जजेस को भी ये चीज़ बहुत शॉकिंग लगती है कि कितना फेमस फुटबॉलर और उसके पास 1 रुपया भी नहीं है। फिर उसमें वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करते तो पता चलता है कि हकीमी ने अपनी सारी जो प्रॉपर्टी है वो अपनी माँ के नाम पर रखी थी। और इनफैक्ट फुटबॉल मैच खेलने के बाद जो फीस हकीमी को मिलती थी वो पैसा भी उनकी माँ के अकाउंट में ही जाता था। तो प्रैक्टिकली हकीमी के पास कुछ नहीं था। अब जब ये न्यूज़ इंडिया पहुंची तो लोगों ने कहा कि हम भी कुछ ऐसा ही करेंगे ताकि हम भी इस तरह की चीज़ों से बच सके। और उन कुछ लोगों में से एक हार्दिक पांड्या भी थे और ये है उनकी क्लिप जो आपने शायद सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे देखी होगी। My mother is involved account. बोलते मेरे को पार्टनर, तुम्हारे अकाउंट में मैं पार्टनर रहूंगी। So my father के अकाउंट में मम्मी का नाम है, भाई के अकाउंट में भी और मेरे अकाउंट में भी, सब उनके नाम पे है। From having a car to having a house to everything. लाइक मेरा भरोसा नहीं, मैं मेरे नाम पे नहीं लूंगा, मेरे नाम पे मैं नहीं लूंगा, 50% किसी को देना नहीं आगे जाके। अब हकीमी वाली जो ये टैक्टिक है, क्या आपको लगता है ये इंडिया में चलेगी? यस और नो? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप सही नहीं है, आप गलत हो। क्योंकि हकीमी वाली जो स्ट्रैटेजी है ये इंडिया में नहीं चलती। अगर आप ये चीज़ इंडिया में करते तो इंडिया में आपको सीधा रेड कार्ड दिखा दिया जाएगा जजेस की तरफ से। लेकिन फिर सवाल आता है कि ऐसा क्यों? तो आपको बता दूं कि बाहर की जो कंट्रीज है, दूसरी कंट्रीज, उनका प्लेग्राउंड अलग है और इंडिया का जो प्लेग्राउंड है वो अलग है। उनका प्लेग्राउंड शायद ग्रीन हो सकता है, बाकी कुछ हो सकता है, लेकिन इंडिया के केस में वो थोड़ा बहुत पिंक पाया गया है। यानी कि इंडिया में डिवोर्स सेटलमेंट लॉज बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, एटलीस्ट ऑन द पेपर। ये मामला समझने के लिए हमें पहले ये समझना है कि डिवोर्स के केस में वाइफ को क्या क्या मिलता है। पहला है मेंटेनेंस। इसमें भी 2 टाइप है। पहला है इंटरिम, जिसमें आपको डिवोर्स प्रोसेस के दौरान एक मेंटेनेंस देनी पड़ती है, और दूसरा है परमानेंट, जो डिवोर्स के बाद भी देनी पड़ती है। दूसरा है चाइल्ड सपोर्ट। ये अमाउंट भी डायरेक्टली मदर को ही जाता है क्योंकि यूजुअली वही बच्चों को पालती है। तीसरा है रेसिडेंट राइट। वाइफ जिस घर में मैरिज के दौरान रहती थी उस पर वो क्लेम कर सकती है। और चौथा बड़ा इंटरेस्टिंग है, इंडिया में डिवोर्स केस में प्रॉपर्टी को 2 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला है मैरिटल प्रॉपर्टी और दूसरा है सेपरेट प्रॉपर्टी। तो इंडिया में कम्युनिटी लॉ नहीं है, यानी हस्बैंड के एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी में वाइफ का कोई क्लेम नहीं है, तो वो सेपरेट प्रॉपर्टी होती है। और जो मैरिज के दौरान इकट्ठा की हुई प्रॉपर्टी होती है वो मैरिटल प्रॉपर्टी होती है, जिसमें वाइफ का भी क्लेम होता है। अब इसमें भी एक ट्विस्ट है, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। अब हार्दिक पांड्या के एग्जांपल ले लीजिए। मेंटेनेंस तो देना ही पड़ेगा, नो अदर ऑप्शन, और चाइल्ड सपोर्ट भी देना पड़ेगा क्योंकि वाइफ ही बच्चों को पालेगी तो उनके पास जाएगा। इसके अलावा वो एक घर भी मांग सकती है अपने और अपने बच्चों के लिए। और अब आते हैं चौथे और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। अब ये जो माँ के नाम पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है, इसको मैं बता दूं कि कोर्ट इसे वॉइड भी डिक्लेयर कर सकती है अगर उनके पास इनफ एविडेंसेस हो कि ये डाइवोर्स सेटलमेंट से बचने के लिए ट्रांजेक्शन किया था। अब एविडेंस कहाँ है तो शायद वही क्लिप उनके अगेंस्ट में जा सकती है, इसमें ढूंढने वाली कोई बात नहीं है। तो इन शॉर्ट, माँ के नाम पर प्रॉपर्टी करो या डैड के नाम पर, अगर उस प्रॉपर्टी को फाइनेंस आपने किया है तो वो जनरली आपकी प्रॉपर्टी मानी जाती है, और जो माता पिता है वो तो जस्ट ट्रस्टी है। तो हकीमी तो बच गया, पर हार्दिक को अच्छा खासा पैसा देना पड़ेगा।
अब वो 70% होगा कि 50% की 30% वो जज का फैसला है। और इस डिवोर्स के रूमर्स के चलते दोनों के साइड से भी अभी कंफर्मेशन आना बाकी है। पर अगेन शादी करने से पहले ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा उनका जो बच्चा है तो वो बच्चा भी प्रॉपर्टी का हकदार है, मतलब कि यहाँ से नहीं तो वहाँ से वाइफ के पास एक अच्छी खासी प्रॉपर्टी जाएगी। तो जो हकीमी वाला पार्ट है वो इंडिया में नहीं चलेगा, इतना तो आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर कुछ और सोल्यूशंस है, हाँ है, तो चलिए उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला जो तरीका है वो है एक ट्रस्ट को क्रिएट करना। अब देखिए ये कुछ नया नहीं है, ये बहुत ही पुराना तरीका है। अगर आप टाटा की कंपनीज देखेंगे, टाटा सन्स जो कि उनकी पेरेंट कंपनी है, उसे भी कई सारी ट्रस्ट ओन करती है। रिलायंस में भी कई सारी ट्रस्ट है। वो इसी तरह की जो चीज़ें हैं, वेल्थ से रिलेटेड कुछ लीगल इश्यूज फ्यूचर में आ सकते हैं, उनसे सेफगार्ड होने के लिए ट्रस्ट एक काफ़ी बेटर ऑप्शन है। प्लस वहाँ पर आपको टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं, तो एक एडिशनल बेनिफिट उसका भी है। ट्रस्ट की अगर मैं बात करूँ तो अलग अलग टाइप्स की ट्रस्ट होती है, जैसे कि रिवोकेबल, इररिवोकेबल, फैमिली ट्रस्ट और पब्लिक ट्रस्ट। अब इसमें भी जो इररिवोकेबल ट्रस्ट है वो सबसे बेस्ट तरीका है टू प्रोटेक्ट योर वेल्थ इन केस ऑफ डिवोर्स। तो अगर आप डिवोर्स के हिसाब से प्री प्लान कर रहे हैं तो इररिवोकेबल ट्रस्ट एक ऑप्शन है जो आप कंसिडर कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा, बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा। जनरली 50-60 हज़ार रुपये में आप ये इस तरह की ट्रस्ट बना सकते हो। मेंटेनेंस में थोड़ा बहुत आपको पैसा लगेगा हर साल, बट आपको देखना पड़ेगा कि कितनी आपकी प्रॉपर्टी है, उस हिसाब से क्या ये आपके लिए बेटर डिसीजन है या नहीं। अब ये ट्रस्ट बनाने की अगर मैं बात करूँ तो उसकी एक बहुत ही लंबी प्रोसेस है, तो उस पर एक अलग वीडियो लगेगा। लेकिन यहाँ पर स्क्रीन पर मैंने पूरी प्रोसेस बताई है। वीडियो को पॉज करके आप ये पूरी प्रोसेस देखिए और उसके बाद फिर वीडियो को रिज्यूम कीजिए। इस तरह के मामलों से बचने की दूसरी चीज़ है इंश्योरेंस। कैसे? तो कई बार होता यह है कि जो लड़के के माता पिता हैं उनकी डिपेंडेंसी लड़के पर काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, और कुछ केसेस में काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस होने के बाद पूरा मतलब उनका फाइनेंशियल प्लानिंग बिगड़ जाता है, तो पूरी डिपेंडेंसी उस लड़के पर होती है। तो इसीलिए उसका एक टर्म इंश्योरेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि अगर अनफॉर्चुनेटली किसी कारण उस व्यक्ति की डेथ होती है तो उनके माता पिता को कहीं और भटकना नहीं पड़ेगा, उनका गुजारा आराम से हो पाएगा। अब आपको बता दूं कि जैसे कि डिवोर्स की हियरिंग ऑनलाइन हो गई है, वैसे ही इंश्योरेंस भी आप घर बैठे ले सकते हो। तो आपको करना कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करके आपको एक सिंपल सा फॉर्म फिल करना है, जिसके बाद आपको पॉलिसी बाजार पर डजन्स ऑफ प्लान्स मिलेंगे कंपेयर करने के लिए। उसमें से जो आपको सबसे ज़्यादा सूट हो रहा है वो आप पिक कीजिए, उसकी पहली मंथली पेमेंट आप कर दीजिए और उसके बाद मेडिकल टेस्ट भी आपका घर बैठे हो जाएगा और फिर कुछ ही दिनों में आपको पॉलिसी भी इशू की जाएगी। तो अभी डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जाइए और एक टर्म इंश्योरेंस अपने लिए ज़रूर खरीद लीजिए। वहाँ पर एक हेल्थ इंश्योरेंस की लिंक भी मैंने दी है, अगर आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना है तो वही वहाँ पर आपको मिल जाएगा डिस्काउंट में। और हाँ, नॉमिनी किसे रखना, अपनी माँ को या वाइफ को, वो आप डिसाइड कीजिए। अब आता है तीसरा ऑप्शन, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, अपना पैसा अपने किसी ट्रस्टेड पर्सन, जान पहचान के किसी ट्रस्टेड पर्सन को ट्रांसफर कर देना। अब ये है ज़ोहो, जो कि एक सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस कंपनी है, काफ़ी बड़ी है। उसके फाउंडर श्रीधर वेम्बू। अब इनके बारे में एक चीज़ काफ़ी शॉकिंग है कि इन्होंने आज तक कभी कहीं से फंड नहीं रेज किया, कंप्लीटली बूटस्ट्रैप कंपनी है, मतलब अपने प्रॉफिट से ही कंपनी को ग्रो करते आए हैं। लेकिन फिर भी कंपनी में उनकी जो ओनरशिप है वो कितनी होगी? आप सोचेंगे 80%, 90%, 100% नहीं, सिर्फ 5%। लेकिन ऐसा क्यों? तो श्रीधर वेम्बू का उनकी वाइफ प्रमीला श्रीनिवासन के साथ डिवोर्स हो गया था। तो कहा जाता है कि उस चीज़ को लेकर उन्हें काफ़ी स्ट्रेस था कि कंपनी का काफ़ी सारा स्टेक उन्हें उनकी वाइफ को देना पड़ सकता है, और इसीलिए उन्होंने ज़ोहो का 83% स्टेक अपनी सिस्टर को और उनके हस्बैंड को ट्रांसफ़र किया। अब ये इन्होंने डिवोर्स को देखकर किया या फिर कुछ अलग प्लान था उनका, ये तो पता नहीं, लेकिन इस तरह की चीज़ें आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट दे सकती है। लेकिन ये चीज़ें डिवोर्स से पहले ही हो तो बेटर है। अगर आप डिवोर्स की प्रोसेस में शेयर ट्रांसफ़र करते हैं तो कोर्ट शायद उसे वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। तो ये प्लान कंप्लीटली फुल प्रूफ शायद तभी हो सकता है जब आप इसे डिवोर्स से काफ़ी पहले कर लेते हो। तो इसके अलावा एक और वे है निगोशिएशन का। आप एक अच्छा लॉयर हायर कर सकते हो जो आपके बिहाफ पर निगोशिएट करेगा। इससे आपको थोड़ा कम पे करना पड़ सकता है, पर सामने वाली पार्टी अक्सर निगोशिएशन में ज़्यादा तगड़ी होती है। तो ये तरीका कितना आपके काम में आएगा ये आप ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब इसके अलावा लोग और भी कई सारी बातें करते हैं, जिसमें से 2 बातें काफ़ी कॉमन है। पहली बात होती है कि जो टैक्स हेवन कंट्रीज़ है, जैसे कि पनामा, केमन आइलैंड, बर्मुडा, मोनाको, यहाँ पर अपनी शेल कंपनीज बनाना। शेल कंपनीज मतलब वो कंपनी कुछ नहीं करते, बस पैसा ट्रांसफर करने के लिए बनाई जाती है। इन टैक्स हेवन कंट्रीज़ का बेनिफिट ये होता है कि वहाँ पर ओनर्स के नाम डिस्क्लोज नहीं किए जाते, तो लोग वहाँ पर अपना पैसा ट्रांसफ़र कर लेते हैं ताकि डिवोर्स के केस में उनमें ज़्यादा लॉस ना हो। और कुछ लोग ये चबाने वाली चीज़ की भी बात करते हैं, तो ये मैं आपको बता दूं कि दोनों इलीगल हैं और आपके लिए काफ़ी डेंजरस साबित हो सकते हैं, तो आप इन दोनों चीज़ों से दूर ही रहना। तो ये सारे तरीके हैं, तो आप मुझे कमेंट करके ये बताओ कि आपके पास कौन सा तरीका है। और मैं बाकी लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको कोई इनोवेटिव तरीका पता चलता है तो उसे लाइक कीजिए, ताकि वो कमेंट सबसे ऊपर आएगी और सब लोग उस इनोवेटिव तरीके को देख पाएंगे, समझ पाएंगे। तो इस वीडियो को ज़रूर अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें ये लगता है कि माँ के नाम पर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दूंगा तो काम बन जाएगा। इंडिया में बहुत मुश्किल है। ये वीडियो ज़रूर बता दीजिए ताकि वो उस भ्रम में ना रहे।
और जब उनका केस कोर्ट में चला जाएगा तो फिर उस वीडियो को दिखा के वो जज को कन्विंस नहीं कर सकते। तो ये वीडियो उनको जरूर दिखाइए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और जाने से पहले पॉलिसी बाजार को जरूर चेकआउट कीजिए। अपने लिए टर्म इंश्योरेंस प्लान जरूर खरीद लीजिए ताकि आपके पेरेंट्स कभी फ्यूचर में दिक्कत में ना आए। और साथ ही हेल्थ इंश्योरेंस प्लान भी आप चेकआउट कर सकते हैं, उसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।